नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ के बारे में मैं चर्चा करूंगी। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका समय है संवत 1225 से 1249। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध है। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। और रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन इस संसार को भी छोड़ा था। ये महाराजा पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं के पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिनकी कृपा से ये अदृश्य काव्य भी करते थे। इनके जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में तथा महाराजा के साथ रहते थे और जहाँ भी जो भी बातें होती थी ये सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय को कहा जाता है। तो 69 समय है। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित, छपय, दूहा, तोमर, तोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो का जो अंतिम भाग है उसे इनके पुत्र जल्हन ने पूर्ण किया। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया तो कुछ दिनों पीछे चंद भी वहां गए और जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उन्हें पूर्ण करने का संकेत दिया। जल्हन के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उनके पूर्ण किए जाने का उल्लेख रासो में है। तो एक आइए 2-3 पंक्ति है, इसे भी देख लेते हैं। पुस्तक जल्हन हाथ दे, चली गज्जन नृपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृप, भूप भोज उदरिये जीमी, पृथ्वीराज सुजस कवि, चंद कृत चंदन उधरिये तीमी। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्नो राजा के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह राजा अंगपाल की कन्या से हुआ और अंगपाल की कन्या से अंगपाल की जो 2 कन्याएं थी वह सुंदरी और कमला थी। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद्र राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया,
जिससे अजमेर और दिल्ली तक राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी और उसने एक दिन राजसू यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर भी रचा। राजसू यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दिया। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, तो वह जयमाला लेकर रंगभूमि में गई और उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकलवा दिया और गंगा किनारे के महल में उसे भेज दिया। इस तरह पृथ्वीराज के सामंतों ने जाकर यज्ञ विध्वंस किया और फिर पृथ्वीराज से चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किए और अंत में उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद्र की सेना से बहुत युद्ध हुआ और संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में उनका समय बीतने लगा। राज की रक्षा का ध्यान ही नहीं रहा उन्हें। बल का बहुत हास तो हो गया जयचंद्र तथा राजाओं के साथ साथ लड़ते लड़ते, लेकिन बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देखकर शहाबुद्दीन चढ़ाई कर दिया और वहाँ पर हार गए वे और पकड़े गए। पृथ्वीराज उसे छोड़ दिया और बार बार चढ़ाई करता रहा। अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए और कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुँचे और एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब वे दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हारकर पृथ्वीराज के पास भाग गए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वी के यहाँ कहलवा भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणगत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः हम दोनों को बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन दिल्ली पर चढ़ाई किया। पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके बीच बीच में राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथा रासों में भरी बरी है। रासों में दिए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उन्हें 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेश और पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। वे इस ग्रंथ को काल्पनिक मानते हैं। पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता है, जिसमें ऐतिहासिक खोज के अनुसार ये ठीक नहीं ठहरती है। पृथ्वीराज रासों की माता का नाम कपूर देवी लिखा है और जिसका समर्थन हासी के शिलालेख में होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत अप्रामाणिक और समसामयिक रचना है। इसमें तथा हमीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाती को गोद जाना, राणा समर सिंह और पृथ्वीराज का समकालीन होना, उनके पक्ष में लड़ना, असंयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है।
इस प्रकार आबू के यज्ञ के चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है। इनमें से सोलंकी चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिलते हैं, जिसमें से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कोई भी उल्लेख यहाँ नहीं मिला है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल संमत 1115 में, दिल्ली गोद जाना 1122 में, कनौज जाना 1151 में, शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो सम्मत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए सम्मत कुछ ठीक नहीं। भाषा की कसौटी पर यदि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को कसते हैं तो निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवित छपयों की भाषा तो ठिकाने है, पर तोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत और प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक ढांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है। क्रियाएं नए रूपों में मिलती है, पर साथ ही साथ भाषा अपने असली प्राचीन साहित्य रूप में भी पाई जाती है। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्द के रूप और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वगजाल के बीच कहाँ तक कितना अंश मिलता है इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।